है सर, एक्स्ट्रा है। भले एक मीटर ले रही है उसका पासवर्ड आप किसमें डालते हैं? ये तो पासवर्ड है आप क्या डालना जरा, क्या पता कोई admin@2020 डाल सकते अगर हो जाए, नहीं तो फिर मैंने कंफर्म नहीं अभी डाला था 4-5 तक करने के लिए लास्ट का टाइम था, तो आप ठीक है बाद में आपको कंफर्म So, good morning students. ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो स्टडी कर रहे थे पिछले 3 टर्म से, उसके अंतर्गत आज हम लोग उसके लास्ट स्टेप आ चुके हैं। टोटल 4 डेज मिले थे इसमें, और आज का थोड़ा सा लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ है टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। फिलहाल यहाँ पर आज हमें जो कंप्लीट करना है इस टॉपिक को, बाकी जो सब क्वेश्चन बच जाएगा उसको कल कोशिश करेंगे कवर करने की। आज मैं आपको डिस्कस कर रहा है एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और बाकी का प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में चलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, और बाद में इसके एम्ब्रियोलॉजिकल कोशिश करते हैं कि जो लाइट को बिल्कुल है मेजर पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लेने की जितना भी कवर हो पाएगा। सो एज फार एज द टॉपिक इज कंसर्न मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कोशिश करते हैं विद इन द टाइम। बेसिकली मेंस्ट्रुअल जो है इट डेवलप्स इन अ ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब जो होता है ल्यूनर मंथ से होता है। ल्यूनर मतलब तो चंद्रमा का महीना होता है, चाहे वो 28 दिन का रहता है। तो इस जिसका मेंस्ट्रुअल रूट वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज का मेंसस से ओरिजिनेट हुई है, जिसका मायने जो होता है वो होता है मंथ होता है, अर्थात ल्यूनर मंथ या 28 डेज का जो पीरियड हुआ उससे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इट कंसर्न ओनली विद प्राइमेट फीमेल्स। जहां तक बात करें प्राइमेट्स की, प्राइमेट फीमेल से आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा मैमेलिया का, जो कहना कि सब क्लास है यूथीरिया, बट ये आपने देखा है कि मैमेलिया है उसको प्रोटोथीरिया और थीरिया में बांटा, फिर थीरिया को 2 में डिवाइड कर देते हैं, मेटाथीरिया और यूथीरिया में। थीरिया का जो लास्ट ऑर्डर है, मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर, दैट इज प्राइमेट। प्राइमेट का कहते हैं इसको। नॉर्मली इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड द मंकी, एप एंड ह्यूमन। ओके, इन 3 के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। बाकी मेंबर जो है फीमेल्स ऑफ अदर यूथीरियंस, यहाँ जो होता है इसको तो एस्ट्रस साइकिल होता है। ओके, तो फिर पूछ लेते हैं कि उनके अंदर क्या रहेगा, एस्ट्रस साइकिल का। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है टोटल चेंजेस हमें लेकर चलने हैं 28 दिन के अंदर अंदर आफ्टर स्टार्टिंग। अब यहाँ पर 2 टर्म्स और आती है, हालांकि आप लोग 10th क्लास में या फिर अकेडमी से पढ़ चुके होंगे। 2 मेजर टर्म्स आती है, इट इज इनार और दूसरी जो आती है इट इज मेनोपॉज। ठीक है ना? इट इज द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबरिटी। ओके, वही जो आपकी 12 से 14 साल की जो एज है, वहां से गर्ल्स के केस में जो है साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इस टर्म को हम लोग इसमें बोलते हैं मीनार। अब फीमेल के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ द फॉलिकल, जब मैंने आपको ओवरी बताया होगा तो उसमें आपने डिटेल में पढ़ा होगा या oogenesis से बताया होगा, तो मिलता है कि नंबर ऑफ द फॉलिकल्स आर फिक्स इन केस ऑफ फीमेल्स।
यस, और ऑलमोस्ट 45 से 50 इयर्स तक आते आते क्या होगा, सारी जो फॉलिकल्स है प्राइमरी फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा, इस एज पर आकर के क्या होगा, इट स्टॉप, प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग काम करते हैं मेनोपॉज में। क्या तो क्लियर है, कोई ऐसी खास बात है नहीं। अब इसके अलावा यहां पर जो लेके चले, ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग जो नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे वो लेके चलेंगे। इट इज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। यस, जिस दिन से गर्ल्स केस में ब्लीडिंग शुरू हुआ, कल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग परसों वाले टर्म में डिस्कस किए थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शुरू हुआ, जहां हमने बात किया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी के फॉर्म में थे, जहां से नॉर्मली हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपके एग सेकेंडरी टूसाइड के फॉर्म में वहां से रिलीज होंगे। यस, तो ये सारे चेंजेस जो ओवरी के अंदर हो रहे हैं अल्टीमेटली उसके रिस्पॉन्स में कहां हो रहे हैं, यूट्रस में हो रहे हैं। और यूट्रस में भी पर्टिकुलरली बात करें कहां पर, एंडोमेट्रियम में हो रहे हैं। तीन मेम्ब्रेन्स होते हैं थे आपको, बाहर वाली प्रीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और बाद में सबसे अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है वो कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस के केस में मैं आपके साथ बताया कि तीन मेम्ब्रेन्स बताए थे। ओके, ये यूट्रस है, ये बाहर वाली जो है प्रीमेट्रियम, उसके बाद में ये मस्कुलर लेयर है जो सर्कुलेटरी मसल्स होंगी, कौन सी होगी, मायोमेट्रियम, और इसके बाद में अंदर वाली जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम। फिर अब यहां पर ये जो तीनों मेम्ब्रेन्स हैं इनमें हम लोग लेके चलते हैं कि जो मायोमेट्रियम है, मसल्स हैं, इसका काम होगा बेबी को नॉर्मली होल्ड करना, अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको होल्ड करके रखना, और इसका मेजर फंक्शन जो रहेगा दैट इज रिलेटेड विद द पार्चुरेशन। जो बेबी का बर्थ होगा तो एट द टाइम ऑफ द लेबर ये मसल्स जो है क्या करेंगे, फोर्सफुली प्रोपेल करेंगे उसको बाहर की तरफ। तो मतलब मेरा कहने का क्वेश्चन आता है कि मायोमेट्रियम का जो रोल है वो किसका है, होल्डिंग द बेबी, एंड प्राइमरी फंक्शन जो इसका रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सपेलिंग द बेबी आउट एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन। फिर जबकि एंडोमेट्रियम का जो मेजर काम रहेगा, इसका काम रहेगा नरिशिंग द फीटस। फीटस जो है उसको नरिश करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी कहानी इसी से रिलेटेड है। ओके, होल्डिंग द बेबी, नरिशिंग द बेबी। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये सारा रोल इसका एंडोमेट्रियम का है। तो मैं बताता हूं कि यहाँ साइकिल के अंदर हमें जो चेंजेस होंगे दो जगह देखने पड़ेंगे। एक तो लेना पड़ेगा हमें कि हार्मोन्स को क्या फर्क पड़ेगा एट द हार्मोन लेवल। दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ेगा इसकी। एक तो जो फॉलिकल बन रही थी, फॉलिकल की स्टेजेस क्या होंगी, फॉलिकल का मतलब है इनसाइड द ओवरी। यस, और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे कि जो यूट्रस है, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आएंगे पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द एंडोमेट्रियम। यस, एंडोमेट्रियम, ठीक है। हार्मोन जब मैं बात कर रहा था तो हार्मोन्स मेजरली दो जगह से हम लोग बात करेंगे। एक तो जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, और बेसिकली कंसेप्ट आपको मालूम ही है, पिट्यूटरी में क्या आपका हाइपोथैलेमस है जो वहां से जीएनआरएच रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीज क्या नाम है हार्मोन जो है या फैक्टर कहते हैं उसको आप। उसके रिस्पांस में पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है वहां से दो हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें हम लोग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन या जीटीएच बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो हार्मोन्स हैं ये बोला जीटीएच। अब फीमेल केस में हमें दो से मतलब है, कौन कौन सा, एक तो यहाँ पर निकलेगा एलएच और दूसरा निकलता है एफएसएच। ओके, मेल के केस में जो एलएच है उसका काम कौन करेगा, आईसीएसएच करता है, बता चुका हूं पहला। दूसरा मेजर यहाँ पर लेकर चलना है हमें कि यहाँ ओवेरियन हार्मोन्स जो होंगे, ओवरी के अंदर जो हार्मोन्स होंगे स्पेशली यहाँ दो पर फोकस करना है आपने। एक दैट इज द एस्ट्रोजन, कई जगह से बनता है, और दूसरा हम लोग बात करें तो किसको, प्रोगेस्टेरोन को। इन दो हार्मोन्स को टोटल 4 हार्मोन्स का हमें लेके चलना है कि पर डे या क्या इफेक्ट है। आपका टाइम बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था डायग्राम ड्रॉ करने की। तो जैसे कि इस डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया हुआ है दिस इज द एलएच यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, इट इज एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ नीचे एक हार्मोन आप देख रहे होंगे जिसकी दो पीक हैं, सो इट इज
एस्ट्रोजन मैं ब्लू से लिख रहा हूं जिससे आप लोग उसको डिफरेंशिएट आप कर पाए। इट इज एस्ट्रोजन जो नॉर्मली फीमेल हार्मोन भी कहते हैं जिसको। दूसरा जो है जो मैं यहां पर शो किया है रेड से किया है, तो मैं कोशिश करता हूं दिस इज प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन्स यहां पर देख रहे हैं। अब होगा क्या, थोड़ा सा आपने फोकस रखना है ओवरी के पास। आपने इतना पढ़ा था कि इनिशियली जब प्राइमरी जर्म लेयर बनी थी, जो मैंने बताया था कि चौथे हफ्ते में प्रेगनेंसी में जो योग सैक बना था, योग सैक से बनकर के मेम्ब्रेन आएगी और ये जर्मिनल लेयर जाकर के ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको कि ओवरी में उसके बाहर की तरफ डिपॉजिट होगी, यानी एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन होती है इसकी। योग सैक से बनी और ओवरी के बाहर आकर के ये डिपॉजिट होगी। उसमें क्या है, फिर मैंने आपको बताया था, बोला था डिवाइड करेगी। वही 3 फेजेस थे, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड फेज ऑफ द मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड किया, नंबर बढ़ेंगे, तो इस तरह से वहां पर क्या बढ़ जाएगा, oogonia बढ़ जाता है। ऐसे था ना, oogonia है, बहुत सारी oogonia बन गई। फिर उससे क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटो क्या नाम है, oocyte बन जाएगा, ग्रोथ फेज में चली जाएगी। यस, अब प्राइमरी जो oocyte थी ग्रोथ फेज में जाने के बाद में अब वो मैच्योरेशन फेज की मियोसिस पे चली जाएगी। तो मैंने आपको एक चीज वहां पर ये बताई थी कि जो oocyte है, यहां मैंने बताया था कि जो oocyte है, एक तो इससे रिलेटेड मैं नंबर लेकर के चला था। आपको बताया कि oocytes, इसको आपको कहेंगे प्राइमोर्डियल सेल। एम्ब्रियोनिक लेवल में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनको प्राइमोर्डियल सेल कहते हैं। उसके बाद में जो बन जाएंगे उन्हें प्राइमरी फॉलिकल्स कह देते हैं, जो बर्थ से पहले ही फॉर्मेशन हो जाएगा जिनका। तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी, प्राइमरी फॉलिकल्स, यस, इनका हम लोग बात करेंगे। तो इनिशियली जब बंद करके चली थी तो कितने बताई थी आपने, लगभग 7 मिलियन के आसपास, ऐसी था ना। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये रिड्यूस हो गई और कितना नंबर है इनका, दे रिड्यूस टू द 2 से 3 या 4 मिलियन के आसपास रह जाएंगे। यस, उसके बाद में मैंने बताया था कि प्यूबरिटी तक कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर इनमें क्या होगा कि मियोसिस की जरूरी चीज, मियोसिस की प्रोफेज 1 का डिप्लोटिव स्टेज, यस, पूछा जाता है यहां पर ये डिप्लोटिव स्टेज में आकर के द प्रोसेस विल गेट अरेस्टेड। यस, यहां पर ये रुक जाएंगे। अब बाकी क्रॉसिंग ओवर वगैरह सब हो चुका है, आपको मालूम है आपका जो उससे पहले वाली स्टेज होती है पैकाइटिन वगैरह, वह सारा हो जाता है, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर, ये सारे प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिप्लोटिव स्टेज में आकर के क्रॉसिंग ओवर हो जाए। उसके बाद में बर्थ से लेकर के, इट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ, तब से लेकर के प्यूबरिटी तक, प्यूबरिटी तक क्या होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि जो आपने बताया था फॉलिकल्स थी, इनके नंबर रिड्यूस होते रहेंगे लगातार। याद रखिएगा 60 से 70 हजार पर ओवरी है ना। यस, हर एक ओवरी में लगभग 60 से 70 या 80 में लिखा हो सकता है, एनसीईआरटी में 60 से 80 लिखा हुआ है, उस रेंज में इनका नंबर रह जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा नंबर इनका रिड्यूस हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो फॉलिकल थी प्राइमरी oocyte स्टेज पर रिलीज हुई, यानी कि यहाँ पर इनिशियली प्राइमरी oocyte, कोई भी एक प्राइमरी oocyte। एक और चीज समझ लीजिएगा, हम लोग जब ओवरी का डायग्राम लेकर के चलते हैं, ओवरी में हम लोग बहुत सारे फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। सराउंडिंग पोर्शन में बताया जैसे कॉर्टेक्स कहते हैं, मिडिल वाला जो है इसको मेडुला कहते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अलग अलग स्टेजेस को शो करेंगे। यहाँ प्राइमरी oocyte, यस, फिर यहाँ पर सेकेंडरी oocyte, ओके, फिर आप कहते हैं टर्शियरी oocyte, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पर पेरिफेरल फॉलिकल। एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि ये आगे की तरफ फॉलिकल मूव नहीं करेगी, जहां पर है सारा प्रोसेसेस वहीं पर होना शुरू होगा। या तो एक तरीका हम इसको बार-बार मिटा करके बनाएं, किताब में केवल समझाने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है। अदरवाइज रिमेंबर द फॉलिकल विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। फाइनली ये जो फॉलिकल थी इसमें ग्रेफिन फॉलिकल बन जाएगी। ये सारे जो चेंजेस होंगे, these are under the influence of FSH हार्मोन। सिंपल सी बात है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रही होगी FSH हार्मोन का
इन्फ्लुएंस होगा और फॉलिकल का साइज लगातार बढ़ता रहेगा। तो क्लियर है ना? मतलब मेरे कहने का क्या हुआ कि यहाँ पर आपने कहा प्राइमरी फॉलिकल, जिसके ऊपर आपने बताया था कि क्या होगा, ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर होगा, ऐसे है ना। फिर उसके बाद में यही जो है चेंज हो जाएगी इसमें सेकेंडरी फॉलिकल में, जहां पर ये ग्रैन्युलोसा मल्टीलेयर हो जाएगी, ऐसे है ना। ओके, तो इसके बाद में टर्शियरी फॉलिकल बनेगी। टर्शियरी फॉलिकल स्टेज में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या है, ये डिफरेंशिएट आउट हो जाएंगी, मतलब मेनली एंटर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो टर्शियरी स्टेज में मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होगा, ये सेल हुई, इसकी सराउंडिंग को सेल्स हुई, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होंगे, कैविटी बनी शुरू हुई, एंट्रम का नाम दिया, ठीक। अब इसके बाहर बात करें, इसके बाहर की तरफ जो सेल्स थी वो ग्रैन्युलोसा सेल्स को कवर कर देती है। फाइनली हम लोग ये बात करते हैं इसके बारे में ग्रेफिन फॉलिकल, एक मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल जो है इस स्टेज में, जहां पर आप देख रहे हैं कि इस एफएसएच का लेवल सबसे ज्यादा हाई है, इस स्टेज में क्या होगा, एक ग्रेफिन फॉलिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। स्ट्रक्चर क्या होगा मैं उसको अभी अलग से बताऊंगा आपको। सो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। क्लियर है? एक फॉलिकल कंप्लीट हो गई। अब बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब ऊपर से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ रहा है उसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि फॉलिकल यहां पर रप्चर हो जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यहां मिडिल लाइन जो है 14th डे आप देख रहे होंगे मिडिल है इसका, ओके। तो मैं बताया कि 5वें दिन तक तो क्या रहेगा, ये पहले वाला जो प्रोसेस था वो लगभग कंप्लीट होगा। पहले वाला स्टार्ट जो साइकिल स्टार्ट करते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उसी दिन से काउंट करेंगे। तो क्लियर है? उसी से आपका 11 मंथ काउंट होगा। तो नॉर्मली 3 से 5 दिन तक तो क्या होगा, ये ब्लीडिंग फेज रहेगी। नॉर्मली इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लीडिंग फेज या मेंसेस फेज कहते हैं इसको, मेंसेस फेज। कितना बताया आपको, नॉर्मली 3 से 5 दिन का रेंज, ठीक है। अब आप कहेंगे यहां से इसके बाद में क्या रहेगा, दो चीज देख रहे हैं आप, फॉलिकल उसी दिन से बननी शुरू हो जाएगी, पहले दिन से, जिस दिन से क्या हुआ, ये शट डाउन हो रहा है, ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, ओके। उसके बाद में जैसे इफेक्ट होगा, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, फिर ये टर्शियरी फॉलिकल और लास्ट में ये सब हो जाएगी ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज हो जाएगी। रिमेंबर, जिस दिन ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होगी उसी दिन क्या होगा, एफएसएच का लेवल सबसे ज्यादा हाई होगा, इसके रेशियो चलता रहता है। दूसरा एक और चीज आप देखेंगे कि यहां पर जो ग्रेफिन फॉलिकल है ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है, क्लियर है? सो दिस ग्रेफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन दो जगह से निकलेगा, एक तो निकलेगा ग्रेफिन फॉलिकल से, ठीक है ना। तो जब ग्रेफिन फॉलिकल आप देख रहे हैं जैसे मैच्योर हो रही है, आप देख रहे हैं एस्ट्रोजन का लेवल क्या लगातार बढ़ता जा रहा है, जितनी बड़ी फॉलिकल होता है एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। तो क्लियर हो गया, याद रहेगा। अब इस जगह पर क्या होगा कि एलएच का लेवल सबसे ज्यादा हाई रहेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एलएच का लेवल जो अब तक नॉर्मली कम था, सबसे ज्यादा हाई होने की वजह से क्या होगा, ये फॉलिकल रप्चर कर जाएगी, फट जाएगी। इसके फटने को जो हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन मतलब एग को उसने रिलीज कर दिया। अब जब एग को रिलीज कर दिया तो यहाँ पर जो एग था फ्री हो गया, बाकी इसके साथ में जो ना पेल्यूसिडा होती है मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ, सबसे अंदर विट्रिनाइन मेम्ब्रेन होती है, बाहर की तरफ क्या होगी, इसकी कोरोना रेडिएटा सेल्स वगैरह होंगे, ये सारी स्ट्रक्चर अलग से बात करेंगे। बाकी जो रह गया क्या रह गया, ये फॉलिकल जीव रहेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो रिलीज हुआ इट इज द सेकेंडरी oocyte, रिलीज हो गया। अब यहाँ से रप्चर होकर कहा जाएगा, ये इस ओवरी से बाहर निकल गया, यानी oocyte जो है वो कहाँ गया, यहाँ इस स्टेज में आ गया, बाहर निकल, ठीक है। बाकी आप जानते हैं इसके ऊपर क्या है, फनल है, इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम के अंदर फिब्री होती है, बीच में एक छेद होता है जिसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, ये नॉर्मली इसको क्या करेगा, सक कर लेगा। अब ये ओविडम के अंदर मूवमेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहां पर बाकी क्या चेंजेस होंगे, अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम में क्या होगा, इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू करेगा। यहां पर बात कर रहे थे, ये किससे रिलीज होगा, कार्पस ल्यूटियम से, ऐसा मान के चलें, ठीक है ना। कार्पस ल्यूटियम की वजह से लगातार क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, और नाम से पता लग रहा है प्रोजेस्टेरोन, गैस्ट्रोन मतलब यूट्रस, ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है इसको लगातार क्या करता रहेगा, तैयार करता रहेगा, क्लियर है ना।
आप देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियम में जो लेवल है यूट्रस में क्या है, लगातार मोटी होती आ रही है, ठीक होती आ रही है, ऐसी है ना। चलिए ये इस तरह से क्या है, ये इसका लेवल है यहाँ तक 28 सेंटीमीटर, ठीक है, कंटिन्यूस बना रहेगा। बाकी आपने पढ़ा कि ये जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ये बाहर पहुंचा कहां पर, ओविडक्ट में। ओविडक्ट में उसके भी आपने बताया दो पार्ट्स होते हैं, पहले एम्पुला वाला पोर्शन होता है, फिर उसके बाद में स्टमस होता है। यस, एम्पुला से स्टमस पहुंचने पर नॉर्मली मिड ऑफ द एम्पुला कह देते हैं हम लोग, या आप लोग तो पहले पढ़ते होंगे एम्पुला स्टमस जंक्शन। वहां पर जाते ही अगर स्पर्म्स इसको फर्टिलाइज कर देते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो क्या होगा, तो ये कार्पस ल्यूटियम एज इट इज बना रहेगा, क्लियर है ना। अब अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है और आप जो बनता है ना जैसे बना रहेगा, अब यहाँ दो कंडीशंस आती हैं। नॉर्मल साइकिल में क्या होता है कि नॉर्मल साइकिल में क्या हो, फर्टिलाइज नहीं हुआ, यस, अल्टीमेटली क्या होगा कि 28वें दिन तक ये कार्पस ल्यूटियम अपना वेट करेगा और धीरे धीरे करके क्या होगा, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। हम नेचुरल नॉर्मल बात कर रहे हैं, एक लड़की है अनमैरिड है, तो मतलब पहले बात कर रहे हैं कि वो यंग एज में है, 13, 14, 15 साल की लड़की है, उसके अंदर जो प्रोसेस होगा वहां क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो एज इट इज बना रहेगा, ऐसे है ना। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन के चांसेस खत्म हो गए, ओविडक्ट को पास करके वो यूट्रस की तरफ आ गया है, क्या होगा, फिर ये धीरे धीरे क्या डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, ठीक। एट द 28th डे, लगभग 28वें दिन के आसपास क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड इट विल चेंज इनटू द कार्पस एल्बिकेंस, Ca, कार्पस एल्बिकेंस। और इसके कार्पस एल्बिकेंस में बनते ही आप यहां देख पा रहे होंगे कि 28वां दिन कंप्लीट हो गया। अल्टीमेटली क्या होगा, इसके बाद में फिर दोबारा से यूट्रस की दीवार थी, ये क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगी, ये वाली स्टेज वापस लौट करके यहां से फिर से आ जाएगी। बात कुछ क्लियर हो गई। अब अच्छा एक और मैं बता रहा था, ये कार्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोजन दोबारा से पीक लेता है कहां, 21st डे के आसपास, 21वें दिन के आसपास, यस। अच्छा, जब ये कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में चेंज हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये ब्लीडिंग फेज फिर से स्टार्ट हो जाएगी, रिनेसेंस फेज शुरू हो जाएगी। इस तरह से कुल मिलाकर के जो फेजेस बनी, ये आपने बताया, इसको लोग कहते हैं ब्लीडिंग फेज, यस। इसमें एंडोमेट्रियम टूट कर बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। इसके बाद में आप यहां देख पा रहे होंगे, इसमें डे 5 से लेकर के, या आप शुरू से कह सकते हैं, यहां से लेकर के 14th डे तक यहां पर क्या हो रहा है कि ये फॉलिकल जो है डेवलप हो रही है, ग्रिफिन फॉलिकल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज, यस। इसी दौर में आपने कहा कि एक तरह से इसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है ग्रिफिन फॉलिकल का, इसीलिए इसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। फॉलिकल जो है इट वाज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एसएच हार्मोन, ऐसी ना। इसके बाद लेकर के चले ओव्यूलेशन से आगे का, ये जो है आपका मालूम आपका ल्यूटियल फेज हो गई। अब इसके बाद में यहां तक तो फॉलिकल की कहानी थी सारी, उसके बाद में हम आगे लेके चलते हैं, तो यहां पर क्या है, यहां सारा डेवलपमेंट इसका कार्पस ल्यूटियम का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, ठीक हो गया ना। इस दौर में क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है ये सीक्रेशन करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में ग्लैंडुलर वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पर फर्टिलाइज एग आएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, इसको न्यूट्रिशन मिलेगा ग्लाइकोजन वगैरह से। तो मेरा कहने का मतलब यह कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये सीक्रेशन कर रही है इस कंडीशन में, तो इसे हम लोग सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीक्रेटरी फेज, यस। तो कुल मिलाकर के आप याद कैसे कर सकते हैं कि टोटल मिलाकर के 3 फेज हुई इसकी। नंबर 1 मेंसेस फेज, दूसरी फेज फॉलिकुलर फेज, तीसरा आप कह सकते हैं ओव्यूलेशन, चौथा आपका आएगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल और सेक्रेटरी ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीजें, बस ल्यूटियल हम लोग बात करेंगे कहां पर, इन केस ऑफ ओवरी, ऐसे है ना। ऐसे करके मैं कह रहा हूं फॉलिकुलर फेज जो थी वो कहां थी, ओवरी में थी, और दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज जो थी ये कहां पर हो रही है, ये यूट्रस में हो रही है। ऐसे यहाँ पे सेक्रेटरी फेज जो है ये कहां होगी, इन केस ऑफ यूटेरस,
भी कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन हम लोग कुछ मेजर पॉइंट्स के लिए जिससे हम लोग अलग अलग टॉपिक्स तक पहुंच पाए। ठीक है, इसको साफ करने के लिए कुछ आप इसमें कुछ ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए, हाँ देखते हैं। ओके, आप नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स को। अच्छा, एक छोटी चीज और आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन ये आपका जो एफएसएच, एलएच और बाकी ये एस्ट्रोजन का जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, इसके अगेंस्ट में इन तीनों का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस प्रोजेस्टेरोन और डेवलप अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मतलब ये अपना रिस्पॉन्स पहुंचाएगा कहां, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में मैसेज पहुंचेगा कि अल्टीमेटली उसके रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से फिर जो एलएच और एफएसएच है उनका ग्लोबल कम सीक्रेशन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एफएसएच ऐसे, क्योंकि इस कंडीशन में नई फॉलिकल, जब तक ये कार्पस ल्यूटियम रहेगा, नई फॉलिकल का फॉर्मेशन नहीं शुरू होगी। ये तो क्लियर है ना? तो अल्टीमेटली क्या है, इसका ये फायदा हुआ प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने से कि हाइपोथैलेमस ने यानी पिट्यूटरी ने अल्टीमेटली क्या हुआ, एफएसएच का सीक्रेशन कम कर दिया। दूसरा, यहाँ कोई नई फॉलिकल डेवलप ही नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो क्या हुआ, उसका ओव्यूलेशन नहीं होगा यहाँ पर। इस कंडीशन क्या एलएच का भी लेवल कम हो गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो प्रोजेस्टेरोन के उल्टा काम करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक वहां पर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? चलिए, दूसरा एक और आता है इसमें, आप बात करें जो ओवरी की ल्यूटियल फेज है, दैट इज सिक्रेटरी फेज ऑफ द यूट्रस। बता चुका हूं आपको। अब ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल होगा, विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि ओव्यूलेशन जो ओव्यूलेशन वाली फेज है, इट इज ड्यू टू द रप्चर ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन। पूछा जाता है कौन से किस हार्मोन से रिलेटेड है, या आपको पेयर बनाने को देता है कि किस हार्मोन पेयर बनाइएगा। ओके, मैच द कॉलम्स आता है। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे पोस्ट ल्यूटियल फेज जो हुई। ल्यूटियल फेज जो है वो भी क्या है, एलएच के रिस्पांस में बनेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से बना देगी। और लास्ट जो आती है आपकी मेंसेस फेज या मेंस्ट्रुअल, आप पहली कर दीजिएगा, लास्ट कर दीजिएगा, अगला मेंसेस जब शुरू होगा तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है जिसके अंदर क्या होगा, नॉर्मली एंडोमेट्रियम टूटेगी, ब्लीडिंग होना शुरू होगी, और अल्टीमेटली ये जो ब्लीडिंग है इट इज ड्यू टू द लो प्रोजेस्टेरोन लेवल। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल आप देखते रहोगे ना, जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुई प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या होगा, गिरना शुरू हो गया। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस तरह से हम लोग क्या है इस मेजर पॉइंट्स के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब चलो मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ, फिर फटाफट एम्ब्रियोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। कागज को कागज सो अभी अगर हम दो चार पॉइंट्स को लेकर चले, आपने बताया था कि स्पर्म्स रिलीज हुए, ठीक है ना, उधर ओवम रिलीज हो गया। अल्टीमेटली ओवम की जो लाइफ है, अच्छा क्वेश्चन है, ओवम की लाइफ जो है यूट्रस में कितनी होगी, 1 डे ओनली, जबकि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो कितनी रहती है, वो लगभग 3 दिन के आसपास रहती है, 2 से 3 दिन। ठीक है ना? सो कंपैरेटिवली जो है स्पर्म की लाइफ ज्यादा है। दूसरा हम लोग बात करते हैं स्पर्म काउंट के बारे में। चलिए आते हैं पॉइंट पर। एग से रिलेटेड जो हमारा यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ था, हाँ, ये आपको बताया था कि सेकेंडरी oocyte है। दो कंडीशंस आती हैं, एक जो प्राइमरी oocyte at the time of birth, it was arrested
arrested at डिप्रोटीन, है ना, ये तो बता दें आपको, डिप्रोटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, है ना। इसके बाद में क्या होगा, जब यहाँ पर हमने oogenesis पढ़ा था और रप्चर ऑफ जो आपका ब्रेकिंग फॉलिकल के फटने से ये जो सेंट्रल यूसाइड रिलीज हुए थे, इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, ये प्यूबरिटी से स्टार्ट होगा सारा प्रोसेस एट प्यूबरिटी, तो ये क्या होगा, ये फिर से अरेस्ट हो जाता है, बट इट अरेस्टेड एट, याद रखें, मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज में कौन सी, सेकंड ऑफ मियोसिस, क्लियर है, ओके। मतलब मेरा कहने का ये था कि यहाँ पर ये आपको बताया कि डिप्लॉयड सेल है, इससे क्या होगा मालूम है आपको, ये प्रोसेस होता है मियोसिस का, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल है, यहाँ क्या होगा, सिंगल हो गई, उसके बाद में फिर से क्या होगी, ये तो होता है, ठीक। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला स्टेज तो आपको कंटिन्यू हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड oocyte बोल देंगे। इस स्टेज में यहां से रिलीज होगी, हाँ, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज है, यानी यहाँ पर जो फॉलिकल रिलीज होगी, उसके अंदर एक तो प्राइमरी oocyte होगा, मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी होगी। होता क्या है इस कंडीशन में, ये पोलर बॉडी फर्स्ट बनाई, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा, हाँ। इसके बाद में यहाँ क्या होगा, ये तो आगे कोई काम करेंगे, एक तरह से क्या हो जाएगी, ये टेस्ट हो जाएगी, ठीक। दूसरा यहाँ लेके चले, ये प्रोसेसेस जो होंगे ये कब होंगे आपके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आपका oocyte था, oocyte के पास में नो सेंट्रियोल, कोई सेंट्रियोल वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है ना। जब स्पर्म अंदर एंटर करेगा, जब स्पर्म एंट्री करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो इसके अंदर आपने पढ़ा कि 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, तो इसका जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होगा, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है ना, इसके एंट्री करने के बाद में तब इसमें आगे के स्टेप्स होंगे। फिर क्या होगा, फिर दोबारा से यहाँ पर पोलर बॉडी सेकंड बन जाएगी, यस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका कंप्लीट एक तरह से ओवम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका सेकंड लेसन, क्लियर है। चलिए, अब मैं जैसे बात कर रहा था, देखिए कई तरह के एग्स होते हैं मैमल्स में या और सभी एनिमल्स में, फीमेल जो है एग प्रोड्यूस करेगी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ योक। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो ह्यूमन का एग है, ह्यूमन एग या ओवम जो भी कहिएगा, वैसे हम लोग बेसिकली इसको ओवम लिखे ज्यादा सही है। तो मैंने अभी बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द योक प्रेजेंट, कई तरह के एग होते हैं। मैक्रोलेसिकल, जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ द योक होती है, जैसे बर्ड्स वगैरह के होते हैं, रेप्टाइल्स के होते हैं, वहाँ पूरा डेवलपमेंट ही एग के अंदर होगा। मीजोलेसिकल, जहाँ पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ द योक होगी, कम होगी, जैसे फ्रॉग होगा, तो वहाँ आपने देखा कि आधा डेवलपमेंट एग के अंदर होगा, आधा जो है लार्वल स्टेज पर होगा, है ना, लार्वा रह जाता है, उसके बाद एडल्ट बनता है। फिर आते हैं माइक्रोलेसिकल, जिनमें काफी कम अमाउंट ऑफ द योक होगा, ठीक है ना। चौथी कैटेगरी जो आती है, इसे हम लोग बोलते हैं ए लेसिकल। क्या बोलते हैं, ए लेसिकल है, जिसके अंदर आपको कहेंगे देयर इज नो योक, नॉर्मली नील के बराबर योक होता है, पूछा है। तो ह्यूमन के अंदर जो एग हुआ कैसा होगा, वो आपको ऑप्शन दे देगा, मैक्रोलेसिकल, मेगालेसिकल, ओलिगोलेसिकल, या फिर आपसे कहेगा माइक्रोलेसिकल या ए लेसिकल, तो आपको चूज अप करना है, सो दैट विल बी द ए लेसिकल टाइप। तो क्लियर है ना। अच्छा, now we move to the towards the development। डेवलपमेंट से पहले अभी मैं कुछ आपको डायग्राम जरूर देना चाहूंगा। अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल का, ठीक है ना। एक ग्रेफिन फॉलिकल में क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकती हैं, आपको बताया कि बीच में
सेकेंडरी टू साइड होगा। यस, इसको कवर करती हुई जो मेम्ब्रेन होगी इसे हम लोग बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्लियर है? इस विटेलाइन मेम्ब्रेन को कवर करते हुए एक और लेयर होती है व्हिच इज कॉल्ड एज, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? इट इज कॉल्ड एज ज़ोना पेल्विस। कल मैंने बताया था इट इज ज़ोना पेल्विस। यस, ये ज़ोना पेल्विस के लिए खास बात क्या पूछा जाता है? इट इज अ नॉन सेलुलर लेयर। क्लियर है? कोई सेल्स इसके अंदर नहीं होगी। अब इसके बाहर की तरफ क्या होगा? इसके बाहर की तरफ कुछ सेल्स भी जो मतलब है ग्रैन्युलोसर सेल्स ही, लेकिन रेडियली थोड़ा सा अरेंज हो जाएंगी। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड, बताइए, दीज आर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। क्लियर है? कोरोना रेडिएटा के बाद में एक लेयर और होती है इन मेम्ब्रेन्स की, जिसे हम लोग बात करते हैं एक टर्म आती है क्यूमुलस क्यूफोरस। क्यूमुलस क्यूफोरस। ये बेसिकली क्या है? दीज आर द granulosa cells around oocyte। इसके सबसे नियर बाय जो सेल्स होंगे ग्रेनुलोसा की, उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे? जो मैंने आपको बताया इसके लिए टर्म दे देते हैं, दैट इज क्यूमुलस क्यूफोरस। इसके बाद में यहां पर इन्हीं सेल्स का लगातार फॉर्मेशन होता रहेगा, नीचे की तरफ होंगे, एक डिस्क बना लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। यस, अब यही सेल्स इसके सराउंडिंग में क्या होगा? कवर कर लेंगे चारों तरफ से, ठीक है ना? नाउ दिस कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। ठीक है, ये जो है ये क्या है? वही ग्रेनुलोसा सेल्स है। These are again the granulosa cells। ठीक है, अब इसके बाहर की तरफ मैंने बताया था कि दो मेम्ब्रेन्स बनती हैं जिन्हें हम लोग थीका बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना, और ग्रेनुलोसा सेल्स को एक नाम और दे देते हैं, इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक बात है? ओके, अब इसके बाहर दो लेयर्स मिलेंगे आपको, दो लेयर्स जो रहेगी किसी, जिन्हें हम लोग थीका बोलते हैं। क्या बताया था आपको? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ओके, चलिए, एक लेयर ये है और इसके साथ में दूसरी लेयर ये रही होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, दिस इज थीका एक्सटर्ना, और ये अंदर की तरफ जो है इट इज कॉल्ड थीका इंटरना। क्लियर हो गया ना? ओके, ऑफ विच थीका एक्सटर्ना जो थी वो कैसे होती है? कनेक्टिव नेचर की होती है, बाहर की तरफ किसी से होती, जबकि थीका इंटरना जो होती है इट इज सीक्रेटरी इन नेचर। क्लियर हो गया? ओके, इस स्टेज में फॉलिकल, जो ग्रेफिन फॉलिकल है, वो एक मैच्योर स्टेज इसकी है। जब ये रप्चर करेगी तो क्या होगा? ये सारी एंट्रम से अंदर की जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगी और बाकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी? कॉर्पस लुटियम में चेंज हो जाएगी। क्या होगा? आफ्टर ओव्यूलेशन, यस, एट मिड मेंसेस, ठीक है, क्या होगा कि एक तो आपने बताया कि जो एक एग सेल थी, ओके, इसके बाहर दो मेम्ब्रेन,
ये क्या है? विटालाइन मेम्ब्रेन। इसकी बात में मेम्ब्रेन होगी क्या बोलते हैं इसके लिए? इट इज जोना पेलिसिडा। इसके बाद क्या होगा? रेडिएट सेल्स थी ना, क्या बोल रहे थे इनको? कोरोना रेडिएटर, ऐसे है ना? इट इज, अच्छा यहाँ एक और चीज समझ लेना, एक यहाँ पर क्या होगी? ये पोलर बॉडी फर्स्ट होगी, पोलर बॉडी फर्स्ट, क्लियर? तो ये एक तरह से रिलीज सेकेंडरी oocyte, ये ना? अच्छा, अब ये oocyte वहां से रिलीज किया, रिलीज होने के बाद में पहुंचेगा एम्पुला में, एम्पुला। एम्पुला स्टेज में जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जब ये दोनों एक साथ पहुंचेंगे, तो मैं बताया भी आपको, कोरोना रेडिएटा होती है, पोलर बॉडी फर्स्ट होगी, जोना पेलिसिडा हुई और विटालाइन मेम्ब्रेन हुई। यस, यहाँ पर इसका जो ये न्यूक्लियस है, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, जिसको फीमेल ट्रू न्यूक्लियस। ये फर्दर डिवाइड होगा जाकर, ओके? चलिए, अब जो चेंजेस होते हैं, लुक हियर, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप थोड़ा समझ लीजिए। मैंने बताया कि एट दिस टाइम अगर मीटिंग होती है, पॉपुलेशन होता है, उस कंडीशन में क्या होगा? स्पर्म्स पहुंचेंगे। तो नॉर्मली हमने बताया कि क्या होगा इस समय? पॉपुलेशन हुआ या कोइटस हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ? सीमन आया, ये सीमन कहां पहुंचेगा? ये नॉर्मली विजाइना में प्रॉपर इंजेक्शन के थ्रू कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा सर्विक्स के पास, ऐसे है ना? तो ये सर्विक्स में पहुंच गया। सर्विक्स में पहुंचने के बाद में इसके अंदर, सीमेन के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स, ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स निकालते हैं। यहाँ जो केमिकल्स निकलेंगे, आपने एक तो ये बताया कि यहाँ पर क्या होंगे? स्पर्म होंगे। नॉर्मली इसका जो वॉल्यूम था, मैंने बताया कि लगभग 3 से 4 ml के आसपास होता है एक इंजेक्शन में। एक इंजेक्शन में ये जो सीमन हुआ, इसके अंदर नंबर ऑफ द स्पर्म्स हम लोग बात करेंगे, सो दैट वुड बी, कितने बताया? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होंगे, ठीक है? यहां पर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे। यहां पर फाइब्रिनोलाइसिन था, यस। बाकी फ्रक्टोज वगैरह था, उसने कंज्यूम कर लिया हुआ, कैल्शियम आयन थे, कैल्शियम थे। इसके अलावा आपने बताया इसमें फ्रक्टोज था और जो भी था, मतलब नहीं, ये मोटिलिटी से रिलेटेड है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म से। अब यहां ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, ये यूटरस में क्या करते हैं? वेव्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना? और जब वेव्स बनना शुरू होंगी, सो दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे, अल्टीमेटली क्या है? स्पर्म्स को और अंदर की तरफ लाने में हेल्प करेंगे, यस। यूटरस और उससे अंदर वाला जो ट्रैक्ट है वहां। दूसरा, ये जो प्लाज्मा फाइब्रिनोलाइसिन था, ये क्या करेगा? इट डिसॉल्व फाइब्रिनोजन, जिसने क्या किया था? जिसने सीमेन के अंदर क्लॉट बनाए हुए थे, ठीक है ना? जब ये क्लॉट भूल जाएंगे, इससे क्या हो गया? स्पर्म फ्री हो गए, यस। दूसरा, इससे इसको एनर्जी मिली और इससे क्या होगा? इनका फास्ट एक्शन हो जाएगा। अब क्लियर है ना? अंदर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे यूट्रस में, या तो क्लियर होगा? यूट्रस में जाने के बाद में, अच्छा एक छोटी चीज और समझ लेना, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने आपको बताया, उसमें क्या रहता है? जैसे आपने बताया वन पेयर ऑफ ओवरीज है। अब क्या रहता है? ऐसा नहीं होगा कि दोनों की दोनों ओवरीज करेंगे, फिर तो हम लोग बात करेंगे कि हर महीने 2 एग रिलीज होंगे, ऐसा तो नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि अल्टरनेट वे में रिलीज करते हैं, यानी एक ओवरी से दूसरा एग जो रिलीज होगा वो तीसरे मंथ में जाकर के होगा, पहले केस में, दूसरे केस में, फिर तीसरे मंथ में, अल्टरनेट वे में रिलीज होगा। या तो क्लियर होगा ना? अब ये हो सकता है जब स्पर्म जा रहे हैं तो वहां कोई ऐसा नहीं है, उनको जो इंजेक्शंस मिलेंगे दोनों तरफ से मिलेंगे, अल्टीमेटली कुछ स्पर्म्स जो है मूव करेंगे लेफ्ट ओवरी की तरफ, कुछ राइट ओवरी की तरफ, मतलब ओवरी का मतलब ओविडक्ट की तरफ, ये लेफ्ट ओविडक्ट की तरफ, ऐसे है ना?
मतलब कहने का ये हुआ कि कुछ स्पर्म्स गलत रास्ते पर चले गए, बेकार हो जाएंगे। जरूरी बात ये होती है कि एट फर्टिलाइजेशन पॉइंट यहां क्या होगा, मैंने बताया था कि आपको कितने थे 200 से 300 मिलियन, मैंने कहा लास्ट वे में केवल 200 से 300, यानी कि आप कहिए 1 पर मिलियन। यस, 1 मिलियन में से केवल एक स्पर्म का रेशो से पहुंचते हैं, बाकी सारे आपको कितने सॉरी स्पर्म काम गए, मर गए, खत्म हो गए। यस, बाकी का जो लॉस होगा, लॉस पूछा जाता है ऑफ स्पर्म, 2 कारण से होगा। नंबर 1 एसिडिटी ऑफ वजाइना, फीमेल का जो जेनेटिक ट्रेंड है मैंने आपको कल बताया भी था, हाईली एसिडिक होगा। यस, और स्पर्म्स को कैसा मीडियम चाहिए, एल्कली मीडियम चाहिए, अल्टीमेटली उस एसिडिक मीडियम के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, यहां मैंने बताया कि केमिकल्स, कुछ केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, हाँ वो केमिकल्स फायदे के लिए नुकसान के लिए, लेकिन उस फायदे के चक्कर में कुछ स्पर्म्स मारे जाते हैं। केमिकल्स ऑफ, आप बात करेंगे यूट्रस, या आप बात करेंगे पूरा जो ट्रैक्ट है, यूट्रस कहिए या वेजाइना कहिएगा, यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं जो इसमें, जिसकी वजह से कुछ और मारे जाते हैं एसिडिटी के अलावा। तीसरा हम लोग बात करेंगे, इट इज द एबरहेंट पाथ। यस, जैसे मैं भी आपको बता भी रहा था कि जो ये आपने कहा कि ये यूट्रस है, ओके, ये यूट्रस है, प्रोसेस तो होना है आपका इधर की तरफ होना है, इस वाले यूट्रस में, और जबकि ये स्पर्म जो थे कुछ स्पर्म इधर मूव कर गए, तो ये इधर चलेंगे तो बेकार हो जाएंगे ना। यस, और कभी हम तो बेकार हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेकार जो हो रहे हैं इन सबको फैगोसाइटोसिस के द्वारा खा पी कर बराबर कर देंगे। क्लियर हो गया ना? चलिए कहानी छोड़िएगा, हम आगे पहुंचते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्म्स कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन होता है स्पर्म्स क्यों हुआ, 3 मेजर रीजन है। दूसरा मैंने बताया कि लाइफ ऑफ द स्पर्म जो है दैट इज अबाउट 2 to 3 डेज। अब क्लियर है ना? अब 2 से 3 दिन इसकी लाइफ, एग की लाइफ कितनी है, ओवम की 1 दिन। यस, इस तरह से कुल मिलाकर के 3 से 4 दिन पीरियड ऑफ द रिस्क हो जाता है, जहां पर मतलब कह लीजिए कि अनसेफ पीरियड बोल देते हैं जिसको, यानी उस कंडीशन में अगर मेटिंग होती है तो इन 3-4 दिनों के अंदर फर्टिलाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर बात क्लियर है? अभी आप अगला वाला चैप्टर जो है उसमें डिटेल में सुनिए। आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग लेके चल रहे हैं दैट इज द कैपेसिटेशन रिएक्शन। क्या होता है? यस, नॉर्मली आपने पढ़ा स्पर्म के बारे में कि अगर आप एक स्पर्म के बारे में बात करें तो आपको बताया कि ये क्या है, इसकी बॉडी है, ये ना, ये इसके आगे की तरफ क्या है, एक्रोसोम है। ओके, इस एक्रोसोम में जो बॉडी से फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर बहुत सारे जेंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स बने हुए हैं। ये सब क्या रहा, मिडिल पीस रहा। मिडिल पीस के बाद में यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर पूरी क्या मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, एक्रोसोम से लेकर के टेल तक लास्ट तक पूरी मेम्ब्रेन में कवरिंग है, जो लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या है, मेन न्यूक्लियस है। दूसरा इसके नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है, इट इज द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल जो होता है, नहीं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ऊपर है, नीचे की तरफ इसका सेंट्रियोल। यस, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है जो स्पाइरली अरेंज है, स्पेशल बात 12 से 15 के आसपास जो भी नहीं होगी। यहाँ पर डिस्टल सेंट्रियोल रहा, इट इज डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या होगा, इसको स्टीयरिंग ऑर्गन बोलते हैं। स्टीयरिंग ऑर्गन इससे न्यूक्लियर मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। ये सब पढ़ा हमने। नॉर्मली मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम, इसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, पहला रिएक्शन जो होगा कैपेसिटेशन में, यहाँ पर क्या होगा, इट इज डिसॉल्विंग the plasma membrane
ओवर स्पर्म हेड, स्पर्म हेड, यस। क्या होता है? बाय रिमूविंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उनको वहां से हटा देगा। अल्टीमेटली कहना चाहिए कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी लाइट होगी। इसी प्रोसेस में बहुत सारे स्पर्म भी मारे जा सकते हैं। क्लियर है ना? जो बात करते हैं केमिकल्स के बारे में। अब तीसरी बात, ये मेम्ब्रेन हल्की हो गई, इसमें क्या होगा? इसके रप्चर होने में, इसके फटने में आसानी मिल जाएगी। इसके फटने क्या हुआ? यहाँ से वैसे जो केमिकल्स है इसके अंदर, स्पेशली केमिकल्स की बात करें तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि एक्रोसोम के अंदर एक तो ज़ोना लाइसिन होता है, याद रहेगा, क्योंकि ज़ोना पेनिनसुला को डिसॉल्व करने वाला है, लाइसिन माने डिसॉल्व करने वाला, तो ज़ोना लाइसिन नाम देंगे उसको। एक आप पढ़ते हैं हायर ल्यूबिलेज, यस, एक स्पर्म लाइसिन। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, एक्रोसोम के अंदर भरे हुए हैं। बाकी मैंने बताया था गोल्गी बॉडी से इसका फॉर्मेशन होता है। अब कैपेसिटेशन के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा वो क्या रहेगा कि ये जो स्पर्म्स हैं, अब एक बात के यहाँ पर आकर के इसकी मेम्ब्रेन जो यहाँ पर आकर के एंटर कर जाएंगे, बहुत सारे स्पर्म्स एंटर कर जाएंगे। क्लियर है ना? इन्हीं में से कोई स्पर्म जो है यहाँ पहुंचेगा, ज़ोना पेनिनसुला के पास पहुंचेगा, ठीक है, ज़ोना पेनिनसुला में एंटर कर जाएगा, केवल स्पर्म हेड एंटर करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि हाउ टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्म। एक से ज्यादा स्पर्म अंदर क्यों नहीं घुस पाते, ठीक है ना? तो उसके लिए आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। बेसिकली हाँ, यहाँ पे एक और ध्यान रखना, लोग यहाँ पर ज़ोना पेनिनसुला 3 रिसेप्टर्स होते हैं, यस। सो इन रिसेप्टर्स का नाम से पता लग रहा है ज़ोना पेनिनसुला उसी के ऊपर होंगे। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं इनका जो मेजर फंक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि आइडेंटिफाई द स्पर्म। जैसे मैंने जब प्लांट में फर्टिलाइजेशन बताया था तो पोलन और स्टिग्मा के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ था वहां भी ये था कि अपने स्पीशीज के जो पोलन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ऐसे यहाँ पर रहेगा तो ZP3 रिसेप्टर्स जो है इनका फंक्शन ये रहेगा कि अपनी ही स्पीशीज के जो स्पर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, बाकी और है उनको रेस्ट्रिक्ट कर देना। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा यस, यहाँ पहुंचते क्या होगा, एक्रोसोम यहाँ पहुंचते क्या होगा, इसका स्पर्म का बस्ट कर जाएगा। इसके बस्ट करते ही अब दो जगह है अंदर में बताया था कौन सी मेम्ब्रेन थी, यस, विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन से ज़ोना पेनिनसुला के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग पेरीविटेलाइन स्पेस कह देते हैं। पेरी मतलब चारों तरफ, विटेलाइन स्पेस, ओके। वहां पर क्या है, इसका ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉकेज जो है दो प्रोसेसेस में होता है, एक तो होगा स्लो वे में और एक होगा फास्ट वे में। नॉर्मली फास्ट वे में यहाँ पर जो होगा पेरीविटेलाइन स्पेस को फिलअप कर दिया, दूसरा उसके बाद में ये ZP3 रिसेप्टर्स ने इन सबको खत्म कर देगा, बात क्लियर हो गया ना। और तीसरा जो होता है इट इज ओके, यहां से बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द विटेलाइन मेम्ब्रेन, ओके। तो इन मेथड्स के थ्रू क्या होगा, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर दिया जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन जो आपके लिए आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पांसिबल टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, पर्टिकुलर जो ऑप्शन दिए होंगे उसके साथ क्लियर हो गया ना। चलिए अब इस कंडीशन में हम लोग जो लेके चल रहे थे, एक सेकेंडरी ओसाइट जो हुआ, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर जैसे ही इसको अंदर एंटर करेगा तो यहां पर मैं बनाता हूं, ये जो है ये क्या है, बेल प्रोन्यूक्लियस हो गया। इधर की तरफ इसके साथ में सेंट्रोल के अंदर आया होगा, क्या होगा, इसके बीच में स्पिंडल्स बनने शुरू हो जाएंगे, यस। अल्टीमेटली जो मैं बताया था आपको कि मेटाफेज सेकंड स्टेज पर जो पोलर बॉडी बनकर के फर्स्ट पोलर बॉडी के बाद में प्रोसेस सीज हो गया था वो आगे की तरफ कंटिन्यू होगा। तो मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। ये क्या हो जाएगी, पोलर बॉडी सेकंड बन गई। साथ में यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज कॉल्ड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, बेसिकली ये नॉर्मली पहले स्ट्रेट एंट्री करता है, इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन पार्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ नहीं, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन पार्ट, पॉपुलेशन पार्ट।
इसके बाद में यहां जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन पार्ट। ठीक है, बाकी की जो मेम्ब्रेन थी वही विटालाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद में ज़ोन ऑफ पेनिnsula बनी रहेगी और बाहर की तरफ जो कोरोनर रेडिएटा है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा। यस, तो ये कुछ चेंजेस हुए एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम लोग डे 1 मान के चलते। यस, इससे बाद में जो चेंजेस होंगे उनको हम लोग को कर ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका अगली क्लास में टाइम हो रहा है। ओके, तो यहाँ अभी इस स्टेज पे जाकर क्या होगा, दोनों फर्टिलाइज हो गए और फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बना दिया, जायगोट। जरूरी चीज ध्यान रखना, बस ये ज़ोन ऑफ पेनिnsula है, ये बनी रही। अब यहां से हम लोग लेकर चलते हैं, अगर ये प्रोसेस डे 1 पे होता है, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद में इसमें धीरे धीरे जैसे यहाँ था हम लोग, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करता गया। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर क्या बन गया, ये जायगोट बन गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या शुरू हो जाएंगे, क्लीवेज शुरू हो जाएंगे। क्लीवेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। देखिए कई तरह के क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज मतलब एक तरह का माइटोसिस है, बस डिफरेंस ये रहेगा कि माइटोसिस में क्या रहता है कि सेल डिवीजन के बाद में ग्रोथ फेज में एंटर कर जाती है। आपको पता है इंटरफेज जो होता है, जो हम लोग लेके चलते हैं कि G1, S, G2 ये सब फेजेस जो होते हैं, तो वहाँ ग्रोथ फेज में जाकर के रिगेन करती है अपना साइज, जो भी लॉस हुआ है सबको वापस कलेक्ट करेंगे। यस, यहाँ क्या हुआ क्लीवेज में, क्लीवेज में डिविजन्स तो लगातार होते रहेंगे लेकिन सेल ग्रोथ फेज में नहीं जाती, यानी कि टोटल स्ट्रक्चर जो है वो उतना ही साइज का रहेगा, रिजल्टेंट सेल जो बनेंगी वो छोटी से छोटी होती चली जाएगी। क्लियर है? 1 से 2 सेल बनेगी और छोटी होगी, 2 से 4 बनेगी और छोटी होती जाएगी। बाकी का डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस के जैसे ही होगा। माइटोसिस में बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये वापस क्या बन गया, ये डिप्लॉइड सेल बन गया। जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ प्रोटीन जनरेशन, पढ़ा हुआ प्लांट्स में आपने। यहाँ पे मतलब जायगोट जो है वो कैसा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहाँ पर जैसे से आगे तरफ बढ़ेगा, मैं अभी आपसे बात कर रहा था क्लीवेज कई तरह के हो सकते हैं। एक होलोप्लास्टिक क्लीवेज होते हैं, एक मीरोप्लास्टिक क्लीवेज होते हैं। होलोप्लास्टिक का मतलब है जो कंप्लीट होते हैं, जैसे कि अगर आपने कहा ये है कंडीशन, हाँ, अब इसमें अगर डिवीजन इस तरह से होता है, पूरे 2 इक्वल ब्लास्टोमेस में डिवाइड कर दिया, सब लोग होलोप्लास्टिक बोलेंगे। अब आप देखो क्यों नहीं होगा, सपोज ये फ्रॉग या कोई और एनिमल है जिसके अंदर यॉक की अमाउंट बहुत ज्यादा है, सपोज ये फ्रॉग है, इसमें क्या है, यॉक है बहुत ज्यादा, बाकी जो जगह बची हुई है इसी में तो क्लीवेज होगा ना, इसमें थोड़ी हो जाएगा। यस, तीसरा बात करें, फ्रॉग का केस क्या है, कैसा था, मीजोलेसिकल, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यॉक है, जैसे कि बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का। यहाँ क्या होता है, इनके केस में यहाँ पूरा यॉक भरा हुआ है, केवल ये डिस्क रह जाती है ऊपर की तरफ, और केवल इस डिस्क के अंदर भी क्या होता है, क्लीवेज जो भी होना है। यस, यहीं पर जो है जिसको ब्लास्टोलेस स्टेज बना देते हैं। मेरी बात कुछ क्लियर हुई? तो मैमल्स के केस में, मैमल्स का मतलब पर्टिकुलरली हम बात करें ह्यूमन के केस में, या तो आपको ऑप्शन दिया हो होलोप्लास्टिक क्लीवेज, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर होलोप्लास्टिक के अलावा एक टर्म और आती है एंड दैट इज कॉल्ड एज द रिगार्डिंग द क्लीवेज, ये होलोप्लास्टिक क्लीवेज। इसमें भी शुरू के जो क्लीवेज हैं उन पे आपको फोकस करना है। जैसे पहला जो क्लीवेज है, ऑफ कोर्स इसके बाद में ज़ोन ऑफ पेनिnsula हमेशा बनी रहेगी, हमेशा मतलब मोरुला स्टेज तक। यहाँ पर ये पहला क्लीवेज हुआ, कैसा हुआ आपने देखा, लॉन्गिट्यूडिनल हुआ, 2 ब्लास्टोमेस बन गए, है ना। आप मान लीजिएगा ये सारा काम जो हुआ, ये 1 को 1, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो होगा, अगला जो क्लीवेज होगा, ये क्या होगा, पहला वाला राइट एंगल पर है तो ये वाला उसके राइट, कौन सा मतलब मैंने बताया लॉन्गिट्यूड का है तो दूसरा कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा, यानी इसके क्या होगा, राइट एंगल पर। कितने बन गए, 4 सेल्स बन गए। रिमेंबर, इसी स्टेज को हम लोग डंबल शेप बोलते हैं, डंबल शेप, डंबल क्रॉस बोलते हैं। यस, ये 4 जो है नॉर्मली ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं और 2 ऐसे खड़े हुए हैं, डंबल जैसे अरेंज है। पूछा है
4 सेल स्टेज हो गया, तो ये इज द सेकंड क्लीवेज। थर्ड क्लीवेज जब हम लोग बात करते हैं, सो थर्ड क्लीवेज जो है इन दोनों के राइट एंगल पर होगा, लॉन्जिट्यूडिनल ही होगा, लेकिन इन दोनों के राइट एंगल, मतलब ये इस तरीके से, पहला ये और ये सेकंड, तीसरा जो होगा कैसा होगा, ऐसे होगा, इन दोनों के राइट एंगल पर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 8 सेल स्टेज हो जाएगा। ये बात क्लियर है? सो अब डे बाय डे जो चेंजेस हो रहे हैं इनको लेके चले हम लोग। तो मैंने बताया था कि जो तीसरा क्लीवेज है इससे क्या हो जाएगा, 8 सेल स्टेज हो जाएगी। हमने कहा चलो ठीक है 8 सेल स्टेज जैसे करके बनी 8 से, हमने 8 ऐसे लिखा, यस। ये जो होगा ये 72 आवर्स का होगा, मतलब कितना हो गया, तीसरा दिन। आप रफली दिमाग में सेट कर लीजिए, ये डे 1 पर हुआ, ये मान लीजिए वैसे नहीं होता, डे 2 मान लीजिए इसको, ये जो होगा ये कब हो गया, डे 3 हो गया, यस। इसके बाद में यहां से अगला मान लो आपने कहा डे 4 हो गया, ओके। डे 4 में क्या होगा कि ये 8 से 16 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लास्टोमियर सेल, इसे हम लोग मॉरुला कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, क्या तो क्लियर हो गया ना? तो चौथे में आकर के इसमें क्या हो गया, मॉरुला स्टेज बन गई, नंबर 1, 8 से 16 सेल स्टेज, नॉर्मली 16 सेल स्टेज की कंडीशन होगी, क्या तो क्लियर है ना? और अब ये चलता हुआ कहां आ गया, ये अल्टीमेटली यूटेराइन कैविटी में आ गया। ये 3 मेजर चेंजेस याद रखेंगे डे 4 में, यस। इसके बाद में डे 5 से कैसे होता है, इसे हम लोग अगले पीरियड से लेना शुरू करेंगे। कल जो है कोशिश करते हैं इसके जो पॉइंट छूटे हुए हैं उनको लेकर के, डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कल कोशिश करेंगे डायग्राम पहले ड्रॉ कर देंगे, टाइम हमारा बच जाएगा, क्लियर? तो ये है, प्लस उसके बाद में जितना भी टाइम बचेगा उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो बेटर है ये बंद कर दो उसको। अभी कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बताइए प्रॉब्लम। सर आप ये जो बता रहे हैं ये वो करता है, आप कहते हैं 2 क्यों नहीं करते, इसका रीजन आप बता रहे थे, क्या चीज बात बताओ। आप जो है कि जैसे एक ट्रांसफर करता है उसके अंदर बहुत होता है, यहाँ बात करें, हाँ जी। अच्छा ठीक है, आपने बता रहे एक ट्रांसफर करा था, फिर आप कह रहे थे कि 2 क्यों नहीं करते, उसका रीजन बता रहे थे आप कुछ, लेकिन बताया 2 क्यों नहीं करते, तो मैंने आपको 3 रीजन बताए थे। एक तो यहाँ पर इसका डिपोलराइजेशन हो जाएगा क्लाइन मेम्ब्रेन का, यस। दूसरा मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है रिसेप्टर्स जो थे, जिस पंप्स को पहचान करके अंदर अलाउ कर रहे थे, वो रिसेप्टर्स डेस्टिक हो जाएंगे, जिनका नाम बताया था जो पहले ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये कुछ मेजर रीजंस रहेंगे जिसकी वजह से पुलिस कंप्लीट नहीं होगी। इसको आप ऑफ कर दो, बाइक कर लेंगे।